रिजिड क्या थी? जो फैल नहीं रही थी और जो अपनी शेप को चेंज कर पा रहा था, जिसमें जाने के बाद अगर कोई भी सिस्टम, वो हमारा क्या था? फ्लेक्सिबल के अंदर आ रहा था। फ्लेक्सिबल का एग्जाम्पल क्या था? बलून था। और रिजिड का एग्जाम्पल था स्टील बॉल्स। सही है। उसके बाद क्या था बेटा? उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने? होमोजीनियस टाइप ऑफ सिस्टम्स में हमने अभी दो टाइप के सिस्टम्स पढ़ लिए थे। वो किसके आधार पे थे? फेजेस के आधार पे थे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इज सिंगल फेज सिस्टम, सही है, सेम फेज या सिंगल फेज सिस्टम। हेट्रोजीनियस इज डिफरेंट फेज या फिर टू और टू से अधिक वाली जितनी भी फेजेस होंगी, वो हमारा क्या था? हेट्रोजीनियस। हम अभी इसमें सिस्टम्स तीन टाइप के और पढ़ेंगे, जो हमारे किसके आधार पर होंगे? मास और एनर्जी के ट्रांसफर के आधार पर। जो हमारे कौन कौन से हैं आज लिखूंगी मैं? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तीन और पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या थी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी? जो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास और वॉल्यूम थी, जिनकी क्वांटिटी हमें किस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, जिसको मास और वॉल्यूम में चेंज इफेक्ट नहीं करेगा। ऑलवेज क्या रहेंगी? जो वो हम 1 ml के लिए ले, 1 लीटर के लिए ले, सेम रहेगा। ठीक है। और एक्सटेंसिव क्या थी? जिसपे कि मास या वॉल्यूम जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज एक्सटेंसिव। चलो, अब इंटेंसिव के और एक्सटेंसिव के कुछ एग्जांपल्स बोल रही हूँ। तुम लोगों को जिसमें से भी पता हो उसे सिर्फ हाथ ऊपर करना है कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। कॉपी अपनी अपनी इस समय पढ़ना पलट लीजिए प्लीज। बेईमानी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेईमानी मेरे संग नहीं, खुद के संग करते हो अगर कर रहे हो। ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के बारे में है ही नहीं, छोड़ो अभी बता रहे। सरफेस टेंशन में तुम्हें तो पता है ना क्या होता है? बताइए। इंटेंसिव प्रेशर, गायब कहाँ हो? क्लास के बाहर क्या देख रहे हो? आंसर बाहर से कोई बताएगा? वर्क डन। थोड़ी देर तुम चुप रहे, तुम्हें आपको बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्हें कॉपी खोल के नहीं देखी है। हेमंत, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? तो कैसे पता एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? डेल जी बराबर NF, राइट? गिव्स फ्री एनर्जी। अगर हम लोग ये किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले। और अगर तुम इसकी फॉर्म में पढ़ोगे तो एंथैल्पी और तुम्हें एंट्रोपी के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, टोटल मोल्स बताओ कौन सी एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है? एक्सटेंसिव है। बॉइलिंग पॉइंट, चलो कुछ तो खुशी महसूस हो रही है मुझे। तुम कुछ पढ़ के आए, कॉपी तो नहीं खोले हुए, बेईमान लोग। तुम सब क्यों गायब? तुम्हें पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा दिन दूं मैं? क्यों? उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स पढ़े थे। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए मैं दो टाइप के बताते थे। क्लोज सिस्टम के लिए PVT, ओपन सिस्टम के लिए PVT है। नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इंक्लूडेड किसमें? हमारे वेरिएबल्स। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस कौन कौन से थे हमारे? ये तुम बताओगे। दो ही थे, अगर ये भी नहीं पता है। पाथ पे कौन कौन डिपेंड कर रहा था? हीट एंड वर्क ना। तो ये बोलने में कितना देर लग रही है? सिर्फ दो याद करो कि पाथ फंक्शन इज हीट एंड वर्क, बाकी सब हमारे क्या है? स्टेट फंक्शन है। ऑल स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। सभी स्टेट फंक्शंस के लिए क्या होगा? सभी स्टेट फंक्शंस के लिए चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। ये क्या होंगे?
एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, इनको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। यूलर्स थ्योरम तुम लोग के सिलेबस में है या नहीं है? यूलर्स थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, मत छोड़ो, आ जाए करो बेटा से। अच्छा, मुझे बताओ टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन? टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन सिर्फ दो ही है। मैंने कल तुम्हें हीट पढ़ाई थी, हीट के में मैंने कौन कौन सी दो हीटें पढ़ाई थी तुम्हें? हीट के बारे में मैंने तुम्हें 4 लाइनें और दी थी, वो क्या क्या थी? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही है। और इसका तुम्हें किससे हमने किससे नोटिफाई किया था? इसे क्यू से किया था, और क्यू से किया था इसको, वो क्या था भैया? यूनिट क्या थी हेमंत? हीट की यूनिट क्या थी? तुम दोनों को अगर बात करनी है तो जाओ 10 मिनट बात करो बाहर और फिर आ जाना। पहले अपनी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बात करे। उसके बाद 2 टाइप्स की हीट बताई थी, लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट क्या थी? जिसमें क्या चेंज हो रहा था? फेस चेंज हो रहा था। सेंसिबल हीट क्या थी? जिसमें फेस चेंज नहीं हो रहा था, हमारा क्या चेंज हो रहा था? टेम्परेचर चेंज हो रहा था। क्या नाम है? तुम्हें समझ में आ रहा है? तो फिर इतनी गहनता से क्यों बैठे हो? गर्मी तो बेटा सबको लग रही है, मुझे भी लग रही है, ठीक है, बट जब पढ़ने में ध्यान आ जाएगा तो नहीं हो लगेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, हम लोगों ने कल जो फॉर्मूले लिखे थे क्या था? लेटेंट हीट के लिए हमने क्या लिखा था? एमएल। एल की हमने यूनिट्स क्या क्या लिखी थी? क्यू बराबर क्यूएल बराबर एमएल था। ये क्या क्या था? जूल पर ग्राम हो सकता था, जूल पर किलोग्राम हो सकता था, और जूल पर मोल हो सकता था। जो भी ये वैल्यू आएगी वही क्या होगा? ये सही है। अब हमने बात की थी किसकी? सेंसिबल हीट की। सेंसिबल हीट क्या थी? जो क्या कर रही थी? हमारा टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। इसका मतलब इसमें हमें टेम्परेचर का भी यूनिट को करना पड़ेगा इंक्लूड, ठीक है। तो वो क्या आ रही थी हमारी? क्यू बराबर QS बराबर MC डेल्टा T। C क्या थी यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा? 1 किलोग्राम या 1 ग्राम जो 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ाता है, ठीक है। मोलर हीट, मोलर वाली क्या थी? 1 मोल को ना, 1 मोल। तो ये सब चीजें अब तुम लोग बहुत अच्छे से अवगत हो चुके हो ना, आराम से। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड के -50 सेंटीग्रेड के आइस को इसमें चेंज करना है, वेपर में चेंज करना है -150 डिग्री, सॉरी प्लस में आएगी तो जब हम लोग क्या जा रहे हैं वेपर में, कर पाओगे? दोनों वाटर है, ये वाटर है, ये भी वाटर है, कर पाओगे ना? कौन कौन सी हीट यूज होंगी इसमें? लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट दोनों का यूज होगा, सही है। आराम से कर लोगे ऐसे वाले क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज देखो, अब पहले हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहले मैं लिख रही हूँ, जल्दी भी तुम लोग भी लिखो साथ साथ। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है?
हाँ, इसमें क्या होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, सही है, बट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। वो हमारा क्या हुआ, क्लोज सिस्टम, लाइक एज ए बोतल। ठीक है, अगर मैं इस बोतल को अभी किधर को भी रोटेट कर लूँ जब तक ये बंद है, इसका पानी सिर्फ ठंडा या गर्म हो सकता है। अगर मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी तो ये ठंडी हो जाएगी, अगर मैं इसे धूप में रख दूंगी तो ये गर्म हो जाएगी। इट मीन्स इसमें से सिर्फ क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ना कि हमारे मास का हो रहा है। तो जो मास का एक्सचेंज नहीं कर रहा और हीट का एक्सचेंज कर रहा है वो हमारा क्या था, क्लोज सिस्टम था। जो मास का भी एक्सचेंज करेगा, मास का भी करेगा और हमारी एनर्जी का भी करेगा, सही है। अभी वो कैसे करेगा, अगर मैं इसका ढक्कन खोल दूं, ठीक है, और इसे घुमाऊं ऐसे, तो इसमें से पानी भी निकल जाएगा और एनर्जी भी चली जाएगी। ठीक है, दोनों चीजों को अगर मैं इसे सिंपल खोल के रख दूंगी तो हीट एक्सचेंज होता रहेगा, अगर मैंने इसे घुमा दिया तो मास एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा खुली हुई बोतल, हमारी ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। जैसे हमारे थर्मल फ्लास्क जो आते हैं उनमें हम गर्म पानी रख लेते हैं तो वो 12 से 13 घंटे के लिए क्या रहते हैं बेटा, गर्म रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं हो रहा होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना ही उसमें क्या हो रहा होता है, मास का एक्सचेंज। तो वो हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 3 शब्द दिमाग में आ गए आराम से, क्योंकि हम इनको आगे यूज कर सकते हैं। और तुमसे कुछ एग्जाम्पल्स देके पूछ भी सकता है। देखो कभी भी ये मत सोच के किसी चीज को छोड़ना कि ये चीज बहुत सिंपल है। चैप्टर के में जब कभी कभी पेपर बहुत कठिन बनाना होता है तो सबसे सिंपल चीज वो तुमसे पूछ रहा होता है, और जो तुम सिर्फ ये सोच के छोड़ के आए होते हो ये तो कुछ आती ही नहीं है, इसको क्या पढ़ने का फायदा है। अगर तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई नहीं आ रही उन एग्जाम्पल्स में तो वो भी तुम्हारे लिए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जबकि तुम्हें पता हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। बट अगर वो 4 ऑप्शन तुम्हारे पढ़े हुए नहीं है तो तुम उनमें से भी नहीं रेक्टिफाई कर पाओगे कि कौन सी एक्सटेंसिव है कौन सी इंटेंसिव। तो इसलिए हमेशा एक चीज याद रखो कि जितना भी हम पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ लें, क्योंकि अगर एक बार भी चीज पढ़ी हुई है तो शायद हमें धोखे में भी सही याद तो आएगी ना। अब आगे बढ़ो, लिख लिया, आगे बढ़ो। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम अब क्या है इसमें भी लिखोगे, देख के लिख लिया। कुछ टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोसेस। लिखो, लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद लिखो आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। उसके बाद लिखो आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल से क्या समझ में आ रहा है, आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर चेंज 0 होता है, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0, या तो प्रेशर कांस्टेंट होगा या चेंज इन प्रेशर 0 होगा, या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, समझे। अगर वो तुमसे पूछता है चेंज इन टेम्परेचर तो 0 बोलो, अगर वो पूछता है टेम्परेचर तो कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया। यहाँ पे चेंज इन एनर्जी, इसे कहते हैं रुद्धोष्म, इसे बोलते हैं रुद्धोष्म, इसको बोलते हैं समतापीय, और इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर वाले को क्या बोलते हैं, समदाबीय, ठीक है। और समायतनिक बोलते होंगे इसे, वॉल्यूम वाले को। हिंदी में समझ में आ गया आराम से। यहाँ पे लिखो टेम्परेचर कांस्टेंट,
प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट एंड हीट कांस्टेंट। सही है। दोनों लैंग्वेजेस में पूछ सकता है तुमसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो या तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। अब हेडिंग डालो अपना वर्क। कल हम लोग एक पाथ फंक्शन पढ़ चुके थे और आज हमें दूसरा पाथ फंक्शन पढ़ना है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हम वर्क के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इनका यूज होगा। इनको अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे कि आइडियल गैस के लिए क्या होगा, पीवी में क्या संबंध आ जाएगा, टीपी में क्या संबंध आ जाएगा, या फिर इंटरनल एनर्जी को कैसे ये प्रोसेसेस इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बट अभी हमें वर्क के क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें इस शब्द पढ़ने को मिलेंगे कि आइसोपोरिक प्रोसेस है उसके लिए वर्क डन कितना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए वर्क डन कितना है। तो इसलिए अभी तुम्हें इनके नाम से जो बेसिक फंडामेंटल्स है इनके कि आइसोथर्मल का मीन्स है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक का मीन्स क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोपोरिक का मीन्स क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट एंड एडियाबैटिक का मीन्स क्या है, क्यू कांस्टेंट। लिखो वर्क, इसमें लिखो इट इज अ पाथ फंक्शन it is ordered form of energy और डेफिनेशन लिखो इसकी, it is defined as quantity of energy. It is defined as quantity of energy when a system change its state by changing pressure and volume. इससे तुम्हें दो चीजें पता चली, वर्क किस किस का फंक्शन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमें जो वर्क का फॉर्मूला मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम के फॉर्म में मिलेगा। फिजिक्स में हमें वर्क का फंक्शन क्या मिलता है, फिजिक्स में हमें वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट है इट मीन्स ये डायरेक्शन की बात करेगा, इसीलिए ये ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके लिए क्या होती है, वर्क के लिए एक डायरेक्शन ऑलवेज तुम्हारे पास होगी कि हम काम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये तुम्हें ऑलवेज पता होगा। इट इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी। और हमने हीट पढ़ी थी, वो कैसी थी, नॉन डायरेक्शनल। उसमें हमें क्या नहीं पता था, दैट इज द डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पे हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर अपॉन एरिया, यही तो है ना, इनटू प्रेशर अपॉन एरिया क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होता है, एफ इनटू ए होता है, पी इनटू ए होता है ना, फोर्स बराबर पी इनटू ए, सही है। और वर्क बराबर क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे जब पी इनटू ए लिखेंगे, अगर इनकी सबकी यूनिट लिखेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट बन जाएगी ना, वॉल्यूम की यूनिट बन जाएगी ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम, और इसको क्या बोलेंगे, वर्क बराबर क्या आ गया, पीवी आ गया। ये किसके लिए आ गया, फिजिक्स के लिए आ गया, सिंपली। यहाँ साइन कन्वेंशन हमारे साइन कन्वेंशन से डिफरेंट है। जो तुम्हारी किसके अकॉर्डिंग है, हमारा किसके अकॉर्डिंग है, हमारा साइन कन्वेंशन आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग है। तो अब इस वाले को सिर्फ जब तुम फिजिक्स के फॉर्मूला याद रखो तब दिमाग में रखना, केमिस्ट्री करते टाइम इसे दिमाग में मत रखना, क्योंकि पेपर में दोनों चीजें संग संग आएंगी। समझ रहे हो। इसके लिए हमें जब केमिस्ट्री पढ़नी होगी तो आईयूपीएससी ने क्या बताया हमें, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। डेल वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज किसी भी चीज में कैसे निकालते हैं,
इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, किसी भी चीज का चेंज आता है, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो, चाहे वो प्रेशर का हो या एनर्जी का हो। दो चीजों में हम चेंज तभी निकाल सकते हैं जब फाइनल वाली क्वांटिटी से हम क्या घटा रहे होते हैं, इनिशियल वाली घटा रहे होते हैं। अगर मेरा P एक्सटर्नल हमें निगेटिव साइन के साथ लेना है, ठीक है, वॉल्यूम जो हमारा B फाइनल है और B माइनस इनिशियल, अगर B फाइनल मेरा वॉल्यूम ज्यादा है B इनिशियल से, तो किसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को करेंगे तो क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम फाइनल का कब ज्यादा होगा, जब हम एक्सपेंशन कर रहे होंगे ना। एक्सपेंशन कब होगा, पहले तो ये जैसे कि हमारे पास एक हमने फ्लास्क लिया है, उसमें यहाँ पे हमारे क्या है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इस पे हमने क्या लगाया बेटा, गैसेस भरी हुई है या लिक्विड भरा कुछ भी, इस पे हमने पिस्टन लगाई है, सही है। इसका जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर ये पिस्टन पे ऊपर को डाल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड P इंटरनल, ठीक है। जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड P एक्सटर्नल, मतलब बाहरी दाब, P एक्सटर्नल, ठीक है। अगर मेरे पास P एक्सटर्नल ज्यादा होगा P इंटरनल से, तो क्या होगा, कंप्रेशन, मतलब दबाव पड़ेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मेरे पास P B टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास P1 और ये क्या है, हमारे पास P1 है, V1 है, ठीक है। तो जब आप इधर जाएंगे और अभी तक हमारे पास B इतना था, B, ठीक है, जब ऊपर से दाब ज्यादा पड़ा तो ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये हमारा B इनिशियल था, सही है, और ये क्या हो गया, हमारा B फाइनल हो गया, B फाइनल हो गया, या जैसे कह लो B2 और ये P2। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक जब दाब पड़ा तो इस वाले फॉर्मेट को क्या बोल रहे थे हम लोग, कंप्रेशन। अभी तक यहाँ पे क्या था, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर थे, एक दूसरे से क्या नहीं कर रहे थे, टकरा नहीं रहे थे, सही है, टकरा नहीं। अब जब नीचे आएंगे, ये आपस में टकराने लगेंगे, तो इनके बीच में टकराव ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट रिलीज होती है तो हीट कैसे आती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी तो पॉजिटिव थी, हीट जब रिलीज हो रही थी तब नेगेटिव। अब यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है या सराउंडिंग कर रही है, सराउंडिंग कर रही है। अगर मेरा Q नेगेटिव आ रहा है तो वर्क ऑलवेज कैसा आएगा मेरा, पॉजिटिव। मतलब जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो मेरा वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तब कैसा आएगा, अब इसको किस दो लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं, मुझे एक बात ये बताओ। क्वेश्चन में सीधे सीधे ये भी लिखा हुआ हो सकता है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, या फिर कंप्रेशन भी लिख सकते हैं, या एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें एक जगह पे लिखो। चलो सबसे पहले यहाँ पे आओ, तुमने वो लिख ली थी ना डेफिनेशन, सही है। डेफिनेशन के बाद लिखो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल B फाइनल माइनस B इनिशियल, और इसे लिखो P एक्सटर्नल और डेल B, ये भी लिख सकते हैं। देखो इसके बाद लिखो फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है हमारा B फाइनल ज्यादा हो जा रहा है किससे, B इनिशियल। B फाइनल B इनिशियल से ज्यादा हो गया, इट मींस हमारे सिस्टम ने वर्क किया है। किसने वर्क किया है, सिस्टम ने। लिखो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम
इसी में लिखो और हाँ वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। तो ये तीनों चीजें तुम्हें क्वेश्चन में लिखी हुई मिल सकती है। उसका मतलब सिर्फ एक ही होगा कि हमारा जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि बी फाइनल हमारा क्या है, इससे ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखो सो वर्क इज नेगेटिव। हो गया इतना, आगे बढ़े। अब डालो कंप्रेशन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लास्ट सीट राहुल आ रहा है समझ में? समय आ रहा है ना? डालो कंप्रेशन। कंप्रेशन डाल दिया। अब क्या आएगा, ये क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम था, एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन क्या होगा, हाँ लिखो कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, वी फाइनल हमारा जो है वो कम है वी इनिशियल। अब क्या हो गया, पी एक्सटर्नल हमारा ज्यादा है, पी एक्सटर्नल ज्यादा है हमारा पी इंटरनल। सही है, तभी तो कंप्रेशन होगा, जब बाहरी वाला ज्यादा होगा और अंदर वाला कम होगा। कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। लिखो इसमें वर्क डन बाय द सराउंडिंग। कैसा आएगा ये, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अगर मेरा बी फाइनल कम है और बी इनिशियल ज्यादा है तो ये वैल्यू कैसे आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। और एक नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो वर्क का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। आ गया समझ में? अगर वर्क किसके द्वारा करा जाएगा, सिस्टम के द्वारा, तो कैसा होगा, नेगेटिव। सिस्टम के द्वारा करा जा रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंशन, तो क्या आएगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सराउंडिंग करा जा रहा है, ऑन द सिस्टम करा जा रहा है, तो और क्योंकि इसके अपोजिट होगी। अगर मेरा सिस्टम काम करेगा, सिस्टम को काम करने के लिए क्या होएगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव। और जब सिस्टम पर काम होगा, एटलीस्ट एनर्जी रिलीज होगी, तो नेगेटिव। आ गया समझ में? क्वेश्चंस में अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होएगा, क्योंकि आंसर्स तुम्हारे यहीं से गलत होंगे। और लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। मैग्नीट्यूड पता है, किसी भी चीज का निकालते हैं तो उसपे क्या फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं हो। सही है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी कर्व। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू P एरिया अंडर पीवी कर्व। सही है, लिख लो इसमें, ठीक है। तुम्हारी वर्क की यूनिट्स क्या क्या होंगी, जो हमारी सेम एनर्जी की यूनिट्स थी, जूल, कैलोरी, लीटर, एटीएम। सही है। अब एक क्वेश्चन इसमें कर लो जल्दी से, टीवी कर्व वाला ही, कैसे निकालते हैं। एक कर्व है मेरे पास, प्रेशर और वॉल्यूम, ये प्रेशर है मेरा, ये वॉल्यूम।
मेरे पास ये है, ये मेरा 2 लीटर है, यहाँ 6 लीटर है और यहाँ पे 3 ATM है। हाँ हाँ बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ। मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। 12 कहाँ से आया बेटा? T del भी होएगा ना। P कितना है मेरे पास? 3। ये कितना आएगा? 4। ओके हाँ 12 सही है। 12 क्या आएगा? लीटर ATM आएगा ना। सॉरी मैंने एक्चुअल में वहां पे 5 लिख रखा है अपने उसमें, वही तो मैं बोलूं आंसर कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं अब इसमें तुमसे वर्क पूछूं, खाली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ना पूछूं, तो कितना होगा? कैसे आएगा? बी फाइनल ज्यादा है, बी इनिशियल ज्यादा है? फाइनल ज्यादा है तो माइनस में आएगा ना, पॉजिटिव में क्यों आएगा? बी फाइनल इज ग्रेटर देन टू बी इनिशियल, सही है। अगर अब मैं इसमें डेल भी निकालूंगी तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं W माइनस P एक्सटेंशन और डेल बी करूंगी तो ये निगेटिव आएगा, सही है। तो अब तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, वो मुझसे वर्क डन पूछ रहा है या मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, समझे? चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। एक सेकंड रुकना जरा। क्वांटिटी अच्छा लिखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख दे रही हूँ, रुक जाओ। इतनी बार बोला होगा कि मैं आधा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूंगी, मैं ये भूल चुकी होती हूँ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड expands in volume from 1 into 1 liter to 4 liter, 1 liter to 4 liter at constant temperature, at constant temperature. What work is, बेटा अभी रुक जाए, 1 मिनट बता दो। वर्क इज डन, अभी पूछ लेना, 1 मिनट बता दो। If gas expands
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले वो 1 है क्या? वो 1 लीटर है। नाइट्रोजन कोई बात नहीं, हो जाता है, गलत लिख दिया था हाँ। वैक्यूम है। बताओ बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर्स बोलो इसके क्या क्या आ रहे हैं। चलो ऑप्शंस भी देती हूँ। कौन है जीरो वाला? जीरो वाला कौन था? चलिए बढ़िया है, आपके साथ आंसर एक जीरो भी है इसमें एग्जाम्पल में। ये लिखो -4.0। तुम अपना दिमाग लगाओ ना इसमें, अगर थोड़ा सा भी किसी ने भी लगाया उसका आंसर आ जाएगा। वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है? जीरो होता है ना। वैक्यूम का मतलब है कि बिल्कुल खाली है। तो जब कुछ भी खाली है तो वो तो उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर होएगा ही नहीं ना। इट मींस इसमें P एक्सटर्नल क्या है? जीरो। अगर P एक्सटर्नल मेरा जीरो आ गया तो मेरा वर्क कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? तो बस तुम्हें सिर्फ तुमने डेल्टा भी निकाला। हाउ डेल्टा वी कैन एक्सप्लेन दिस थिंग? भाई डेल्टा वी का अंतर तो 3 आ रहा है। मतलब सिर्फ तुक्का सही था, मुझे लग रहा था कि तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। जब कोई आंसर नहीं आया तब जीरो लिख दो। सिंपल फैक्ट। अब एक चीज लिखो, यहाँ पे लिखो, अब अपने यहाँ कॉपी में एक लाइन लिखो। जब भी क्वेश्चन में वैक्यूम दिया होगा तब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो मानेंगे, दिया हो या ना दिया हो। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा हमारा सिस्टम पर? जीरो होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा? लिखो W बराबर -P एक्सटर्नल इंटू डेल P। इसीलिए तुम्हें बार बार क्वेश्चन में P एक्सटर्नल लिखाया जा रहा है, सिर्फ P भी नहीं लिखाया जा रहा। क्या हुआ? समझ P इंटरनल जीरो नहीं होगा, P एक्सटर्नल जीरो होगा। मतलब P इंटरनल इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, मतलब अंदर कैसे बाहर है। अगर जैसे कि हम लोग क्या किसी ग्लास ट्यूब में वैक्यूम कर ले, वैक्यूम पंप के द्वारा, ठीक है। अगर मैं उसमें पानी रखूंगी तो वो कहाँ की तरफ को बढ़ेगा? ऊपर को बढ़ने लगेगा। हवा वो निकालते हैं हम लोग, क्या उससे क्या कहते हैं, जैसे इस पे मैं अभी बॉल लग करके ऐसे या सीरम्स निकालते हैं शीशी में से, या दवा पिलाने वाली निकालते हैं, सेम प्रोसेस है ड्रॉपिंग वाली। हाँ, तो बस उसमें क्या होता है, उसको ऊपर खींच रहे हैं हम वैक्यूम क्रिएट करके। तो वही तो है कि इंटरनल प्रेशर लगेगा, बट हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है भाई, हमें तो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर से मतलब है ना। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो वर्क तो जीरो हो गया ना। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। एन आइडियल गैस, लिखो भाई सब लोग लिखो प्लीज। एन आइडियल गैस एक्सपेंड इन वॉल्यूम 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब टू 1 × 10⁻³ -2 मीटर क्यूब। अब मुझे पहले तो एक चीज बता दो, ये वॉल्यूम में कौन सा वाला वॉल्यूम पड़ा है? सही है, चलो इतना ध्यान रह गया। एट 300 केल्विन against a constant pressure of 1 ×
10 टू की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वर्क डन बताना है। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 टू की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। द वर्क डन इज, वर्क डन बताओ। बताओ जल्दी से। सब कुछ लिख दिया, अब अपने आप सॉल्व कर लोगे। बुरा बात तो तुम ही करोगे यार, पेपर में भी करो। थोड़ा सबर करके क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लो। हर आंसर 1 सेकंड में देना जरूरी नहीं होता, बट करेक्ट आंसर देना जरूरी होता है पेपर में। कितना आ रहा है? माइनस का 900 जूल ना आया? नहीं आया? फाइनल कितना है हमारा? 10 टू की पावर -2 माइनस 10 टू की पावर -3। इन दोनों में अगर मैं क्या बाहर लूंगी, 10 टू की पावर -2 बाहर लूंगी तो कितना बचेगा अंदर? मगर सॉरी, मैं 10 टू की पावर -3 बाहर लूंगी। 10 टू की पावर 5 इंटू 10 टू की पावर -3 बाहर जाएगा तो बचेगा 10 - 1 बचेगा ना? बचेगा ना? आया समझ में इतनी गुणा या नहीं आई? उसके बाद क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? 5 - 3, क्योंकि अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव होती तो जुड़ जाती, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में हमेशा वैसे जुड़ती है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव और माइनस से करूंगी तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा ना? ये कितना बचेगा? अगर 5 में से 3 घटाऊंगी तो 10 टू की पावर 2, माइनस साइन ऊपर से आ ही रहा था हमारे पास, कितना हो जाएगा? माइनस का 900। लिख लो सब लोग। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तुम लोग कुछ रिप्लाई क्यों नहीं करते? हो गया तो बेटा आंसर बताया करना। मुझे भी तो ये देखना चाहिए कि क्लास में 4-5 लोगों के अलावा और लोग भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। अगर तुम कॉपी पे रखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो वैसे बोलो, मैं एक बार खुद तो कर ही रही हूँ, एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा और ज्यादा। हो रहे नहीं हो रहे न्यूमेरिकल्स? क्या बात? हो रहे नहीं हो? तो फिर आवाज़ें क्यों नहीं निकलती तुम्हारी? देखो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डालो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टोटल
किताब खोल के पढ़ी है, देखिए है कितने हैं, 4 हैं, 0 से शुरू होके 3 तक हैं। तो 3 कैसे हो, गिनती में भूल गए हो, क्या बात है। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। 0th लॉ लिखो, सबसे पहले डालो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Based on thermal equilibrium, लिखो based on thermal equilibrium, और ये तुम्हें पता होना चाहिए तीनों लॉज में कि ये लोग चीजें किस पे बेस्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में मिलाने को आ जाते हैं। चारों लॉ लिख के दे देगा तुम्हें और ये दे देगा ये किससे संबंधित है। जैसे पहला लॉ हमारा किससे संबंधित है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखो, मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, सही है, इसमें 3 बॉल्स बनी हुई, 3 अलग अलग मैंने क्या कर लिए, इनके पार्ट्स कर लिए, ठीक है। अगर मेरा ए बी के साथ किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फाइनली ए और सी भी किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। यही हमें क्या बता रहा है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर 2 बॉडी अलग अलग किसी एक बॉडी के साथ किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगी। मतलब अगर इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर है, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर भी इसके टेम्परेचर के बराबर ही होगा। वही है हमारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब डेफिनेशन लिखो इसकी, हेमंत कहाँ ध्यान रहता है, रेटिंग की बात कर रहे हैं, दे लो कह रहे बार-बार क्या बार-बार समझिए, अरे बार-बार तो क्या समस्या है, तुम लोगों को सच बोलना है, मुझे सच सुनना है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या बात से प्रॉब्लम है। लिखो बेटा, डेफिनेशन भी लिखो, when 2 bodies A and B, when 2 bodies A and B have equality of temperature, with a third body C they in turn have turn है बेटा, turn have equality of temperature with each other। जो मैंने अभी तुम्हें हिंदी में बोला वही है इंग्लिश में है, समझ गए। अगर ए बी के साथ टेम्परेचर सेम है, बी का सी के साथ टेम्परेचर सेम है, तो ए और सी का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। यही हमारा क्या है, 0 है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। वैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में हम किसी भी स्टेट को तब बोलते हैं जब वो मैकेनिकली भी इक्विलिब्रियम में हो, केमिकली भी इक्विलिब्रियम में हो, थर्मली भी इक्विलिब्रियम में हो। मतलब समझो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हम तराजू तोड़ रहे होते हैं,
तराजू में दो मासेस को हम रखते हैं, दोनों जब इक्वल पे आ जाते हैं, जब वो कांटा बिल्कुल बीच में आ जाता है, तभी तो वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आती है ना। किसी भी वेट को हम बराबर कर लेते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। इट मींस उसमें फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, जीरो हो गया। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वो हमारा क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सही है। केमिकल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है। वो हमारी क्या होती है, जब हम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा क्या होती है, ए से बी को बनाया जा सकता है और बी से ए को वापस बनाया जा सकता है। ये हमारी क्या कहलाती है, रिवर्सिबल या अनुक्रमणीय रिएक्शन। समझे। अगर ए से बी को और बी से सी में जाने में दोनों का रेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारी ये रिएक्शन कैसी कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि मेरा इसका टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर इस बॉडी के टेम्परेचर के बराबर है। जब दोनों का चेंज जीरो हो गया, टेम्परेचर चेंज, जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमारा क्या जाती रहेगी, हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, टेम्परेचर का ट्रांसफर होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक लोहे की रॉड लेती हूँ, एक तरफ गर्म होती है, थोड़ी देर बाद हम जब इधर तक पकड़े रहते हैं तो हम देखते हैं हीट धीरे 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 इक्वल हो रही है, और थोड़ी देर बाद वो पूरी रॉड एकदम समान टेम्परेचर में हो जाती है। वो हमारा क्या स्टेट आ जाती है, थर्मल। इतनी चीज समझ में आ गई तुम्हें अच्छे से, आया। आगे बढ़े। अब डालो हेडिंग इंटरनल एनर्जी। देखो थर्मोडायनेमिक्स ना ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स में पढ़ने की चीज है। अभी तक हमने कितना पढ़ा है, सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ ली, यूनिवर्स पता चल गया। अभी हमने यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज और नहीं पढ़ी। लाइक हमने नहीं पढ़ी है यूनिवर्स पे एंट्रोपी का क्या असर हो रहा है, एंथैल्पी का क्या असर हो रहा है, ये सब चीजें नहीं पढ़ी। वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम एंट्रोपी में पहुंच जाएंगे। एंट्रोपी इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ एनर्जी। बट इसमें सब कुछ फंडामेंटली हम गेम किसका खेल रहे हैं, एनर्जी के अलग अलग तरीके से हमारे पास तक पहुंचने। जो वो हीट की फॉर्म में पहुंच रही है, जो हाँ बेटा कौन है मैम वाला, मेरे काम बज रहे हैं क्या। अब लिखो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से कुछ मतलब समझ में आ रहा है, नाम से। सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को जब पढ़ा करो तो उसके नाम से कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आए। इंटरनल एनर्जी से क्या समझ में आ रहा है, आंतरिक ऊर्जा समझ में। चलो हिंदी में आंतरिक ऊर्जा से क्या समझ में आ रहा है, सिस्टम के अंदर की ऊर्जा। सिस्टम में किस किस टाइप की एनर्जी हो सकती हैं। एक सिस्टम है मेरे पास, या मैं ही हूँ, समझ में सही है, मैं चल रही हूँ, मैं एक तरीके से मेरी बॉडी सब एक साथ भी है, तो मेरे में पोटेंशियल एनर्जी भी है, मेरे में काइनेटिक एनर्जी भी है, मैं बात भी कर रही हूँ तो मैं मैकेनिकल एनर्जी भी यूज कर रही हूँ। सब तरीके की जितनी भी रोटेशनल, वाइब्रेशनल, व्हाटएवर टाइप ऑफ एनर्जी सब इंक्लूड करके एक सिस्टम में जितने भी टाइप की एनर्जी मिलती है हमें अलग अलग, चाहे वो क्या हो, हमारी रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो हमारी क्या हो, बोलो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वो सब मिलकर जो हमारी कहलाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। लिखो डेफिनेशन, लिखो ऑल द पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, all the possible form of energy that are associated with a system called as internal energy.
फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी है, स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन है। साइक्लिक प्रोसेस में इसलिए इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, चेंजेस इंटरनल एनर्जी ना साइक्लिक प्रोसेस पूछा जाएगा तो कैसा होगा, रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड समटाइम ई भी होता है बेटा, सही है, दोनों लिख लेना। कुछ जगह पे ई से रिप्रेजेंट करा हुआ होता है कुछ बुक्स में, कुछ जगह पे यू से रिप्रेजेंट करा हुआ है, बट आज के टाइम में मोस्ट ऑफ में तुम्हें यू से रिप्रेजेंट करा हुआ है। लिखो एक लाइन और लिखो इसके बाद, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर the exact value of, it is impossible to measure the exact value of internal energy of a system, exact value of internal energy of a system however change in internal energy can be measured by the system, measured when the system change its state, measured by measured when the system change its state। अब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझो कि पूरी टोटली हम सब टाइप की एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, सही है। अगर मैं सम टाइम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करूंगी तो एरर आ जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करूंगी तो मेरा एरर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। सेम गोज टू अगर वाइब्रेशनल को करूंगी तो रोटेशनल में इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हम कंप्लीटली अलग अलग करके हम क्या नहीं देख सकते कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे पास दो स्टेट हुई, क्योंकि हमें पता है हमारा इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है। इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जैसे ही स्टेट होगी चेंज, वैसे ही क्या आएगा हमारे पास दो अलग अलग क्या आ जाएंगी बेटा, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हमने क्या करी, स्टेट चेंज करी, और ये हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो हमने जब स्टेट चेंज करी और दो अलग अलग जगह की स्टेट जब हमारे पास आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनमें दोनों को माइनस या प्लस करके क्या निकाल पाएंगे हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सही है, लिखो आ जाओ बेटा, डेल यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लिखो डेल यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सही है, अब लिखो साइक्लिक प्रोसेस internal energy because internal energy is a state function and in cyclic process the final and initial state are same।
एनर्जी। ठीक है, बातें मत करो यार, लिखो ना प्लीज। एक नोट डाल के लिख लो नीचे, कितना लिख लो। नोट लिखो बेटा। लिखा है। For all state functions, change in state function for cyclic process is always zero. क्या बोला मैंने? For state function, change in state function for cyclic process is always zero. लिखा नहीं लिखा यार, मैं सब कुछ लिख के नहीं लाती, कुछ चीजें सिर्फ दिमाग में आती है तब बोलते हैं। फॉर अ स्टेट फंक्शन, फॉर ऑल लिखो पहले तो, ऑल की स्पेलिंग ई डबल एल। फॉर ऑल स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन for cyclic process is always zero. अब देखो तुम्हें मैं इस चीज पे बार बार क्यों ये नोट तीन बार तरीके से लिखा लिया, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहीं भी साइक्लिक प्रोसेस लिखा हुआ है और तुमसे इंटरनल एनर्जी पूछ ली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो तुम्हें सीधे सीधे वहां कुछ कैलकुलेशन नहीं लिखनी है। जैसे कि तुम्हें अगर वैक्यूम लिखेगा तो तुम्हें वर्क जीरो कर देना है, वैसे ही अगर तुम्हें चेंज स्टेट फंक्शन लिखेगा इन अ साइक्लिक प्रोसेस तो तुम्हें वहां क्या कर देना है, जीरो। ये तुम्हारे सिर्फ इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। इतना देखना है तुम्हें क्वेश्चन में, और ये देखना है फंक्शन हमारा कौन सा है, मतलब हीट और वर्क नहीं है, हीट और वर्क नहीं है, तो कॉल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बट सिर्फ और चेंज होगा बेटा। अगर हम चेंज निकाल रहे हैं, उसमें चेंज लिखा हुआ है तो हो जाएगा, सही है। आगे आओ, क्वेश्चन लिखो, लिखो द इंटरनल एनर्जी चेंज, द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम goes from A to B is 40 kilojoule per mole. When a system goes from A to B is 40 kilojoule per mole. मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है। If the system goes from A to B by a reversible path, A to when, उसके बाद जो वो लगाया था 40 किलो जूल पर मोल के बाद पॉइंट लगा के लिखो, if the system goes from A to B by a reversible path and return to A by an irreversible path, what would be the net change in internal energy?
क्वेश्चन है, अपने आप इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और दिमाग में कुछ आ रहा है तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगी। हो गया, लिख दिया पूरा क्वेश्चन, नहीं लिखा गया। बाय इनरिवर्सिबल पाथ व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आया समझ में? नहीं आया? क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या क्या बोल रहा है, जो जो बोल रहा है उसको कॉपी पेन से हाथ से करते रहो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए से बी जा रहा है वो, सही है? कैसे जा रहा है बेटा? रिवर्सिबल मोड में जा रहा है, सही है? जा सकता है कि इधर जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर उसने क्या लिखा? एंड रिटर्न टू ए बाई रिवर्सिबल पाथ। ठीक है, आ गया। कहाँ आ गए हम वापस? प्रोसेस कैसा हो गया? स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करेगा हम कैसे गए और कैसे वापस आए। स्टेट फंक्शन कभी डिपेंड करता है पाथ पर, हम कैसे गए और कैसे आए? नहीं करता। ए से ए पे वापस आ गए, प्रोसेस कैसा हो गया हमारा? साइकिल प्रोसेस हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। हाँ डिफिकल्ट, ये मजाक की बात नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा, अगर तुम्हें डायग्राम ही नहीं बना पा रहे हो तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ स्टेट फंक्शन, तुम्हें ये बात समझ में आएगी साइकिल प्रोसेस है, इट मींस आंसर 0 है। बट उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। मेरी शक्ल देख के हमारा क्वेश्चन पढ़ना नहीं आया। कितनी बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम लोग लिखने के बाद? एक बार भी नहीं, बस सबके सब मूर्ति बन के ऐसे बैठ जाते हो। भाई आधा क्वेश्चन तो ना 2 बार पढ़ने से सॉल्व हो जाता है। और जैसे जैसे एक चीज हमेशा याद रखो, इन अ न्यूमेरिकल तुम्हें जो जो चीज बोलता जाए वो लिखते जाओ। लाइक मुझे अगर वर्क निकालना है, ठीक है, मुझे कोई भी प्रेशर दे दिया तो मुझे तुरंत वो लिख लेना, जो भले वो मेरे काम का है अभी या नहीं। अगर मुझे लिख दिया है कि वॉल्यूम ये हो रहा है, टेम्परेचर भी अगर मुझे दे दिया है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड है या जितने भी केल्विन है वो मुझे दे दिया है, पहले इनिशियली मुझे हर चीज की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है, जिससे कि मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊंगी कि इस क्वेश्चन में इतने इतने एलिमेंट तो हैं एटलीस्ट, कि अगर वर्क का फंक्शन निकालने जाऊँ, मुझे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिए हुए हैं, सिर्फ 2 ही चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, नथिंग एल्स दिया हुआ है, तो मुझे इतना तो पता चल जाएगा ना इसके फॉर्मूले में सिर्फ यही 2 चीजें आएंगी। अगर कुछ और आता तो वो मुझे देखे तो जाता ना। दूसरी बात, यूनिट से क्वेश्चन देखा करो। तुम देखो कि फाइनल यूनिट मुझे आंसर्स की क्या दी हुई है, किस रैंडम वे में दी हुई है। अगर मान लो सबकी यूनिट जूल पर मोल में दी हुई है, इसका मतलब जो भी हमारी जूल वाली क्वांटिटी होगी वो ऊपर होगी और मोल वाली जो क्वांटिटी होगी वो नीचे होगी। तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी याद होगा तो भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट मींस इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आएगा ना। अगर मैं इसे बराबर ले जाके जूल को इधर मोल के इक्वल कर लूँ तो कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे दे रखा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ जाएगा। जैसे अब अगर हम P1 V1 अगर हमें कहीं दिया हुआ और P2 V2 दिया हुआ है और तुमसे यहाँ पूछा जाए प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशनशिप है, प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं यहाँ? हाँ बोल रहे हो अभी भी? भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली V1 अपॉन V2 देन V2 अपॉन V1 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों में निकालूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहाँ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप किसमें आएगा? PV बराबर अगर nRT करूंगी और टेम्परेचर एंड प्रेशर में निकालूंगी, प्रेशर एंड टेम्परेचर में निकालूंगी, समझ रहे हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, तभी तो वो बराबर रहेगा ना। ये सब चीजें क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम देखा करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ तुम्हें लैंग्वेज उल्टी करके दे रखी। ए से ए पे वापस आ गया तो साइक्लिक प्रोसेस होकर इंटरनल एनर्जी तो वैसे ही 0 हो जाएगी। समझ में आया? ऐसे ही अगर क्वेश्चन में जैसा वैक्यूम दे दिया या P एक्सटर्नल डायरेक्ट 0 लिख दिया
वैक्यूम नहीं भी लिखा उसने तो तुम्हें सोचना ही नहीं, जीरो लिखा हुआ है वहां पे और आंसर जीरो लगा के आगे बढ़ना है, टाइम बच रहा है ना तुम्हारा। अब वो भी फाइनल भी इनिशियल सब कर करा के फिर से वापस ले आओ जीरो पे, तो वो तुम्हारी अपनी बेवकूफी है। कुछ चीजें बार बार बोल के करा करो क्वेश्चन में कि ये क्यों जीरो हुआ। जैसे ये क्वेश्चन है, जब दोबारा भी इसे कॉपी पढ़ो तो ये लिखो बिकॉज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंजेस जीरो, जिससे कि वो चीज तुम्हारे दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाए। और क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट नहीं आते, क्वेश्चंस सिर्फ ट्रिकी आते हैं। तुम्हें वो 1 मिनट वाले पेपर सेकंड वाले क्वेश्चन नहीं देगा, 1 मिनट वाले क्वेश्चन नहीं देगा। कैलकुलेशन में वो कैलकुलेशन में हमेशा यही कोशिश करेगा छोटी कैलकुलेशन बट ट्रिकी कैलकुलेशन, समझ रहे हो। और फिजिकल हम लोग आज जल्दी, अभी हम जल्दी खत्म कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में, हमने ऑर्गेनिक शुरू भी नहीं करी है। वो इसलिए करी है कि जिससे कि पेपर से पहले तुम्हें ना इनके क्वेश्चंस लगाने का बहुत मौके मिले, समझ रहे हो। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल लगा लो इस थ्योरी को पढ़ के, जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, इनऑर्गेनिक के जो बाकी चैप्टर्स रह गए या ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, तो तुम इसकी भी प्रैक्टिस साथ में करोगे तभी भला होगा। अगर इसे पढ़ के छोड़ दिया और नीट के पेपर के टाइम पे कॉपी खोली तो कोई भला नहीं होगा फिजिकल में। और फिजिकल गई तो 17 से 18 क्वेश्चन जा रहे हैं, इवन मोर देन 18 क्वेश्चन। और सबको लगती ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, मगर ऑर्गेनिक डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगी। अभी जब करना शुरू करोगे ना, और तुम इनिशियली 0 स्टेज से सब ऑर्गेनिक रिदम में पढ़ोगे, इसीलिए ऑर्गेनिक के 1-1, 2-2 चैप्टर करके मैं करा भी नहीं रही कि अगर मैं अभी तुम्हें एक चैप्टर करा के छोड़ दूँ और फिर हमको रिदम तोड़ के फिर फिजिकल पे आ जाए तो वो रिदम टूट जाएगा ऑर्गेनिक। बट जब हम इनिशियल से ये पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, हमारा अटैकिंग स्पेसीज कौन सी हो रही है, न्यूक्लियोफाइल कौन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन हो रहा है, तो हम पूरी ऑर्गेनिक को एक रिदम में चलाएंगे ना, तो वो मैकेनिज्म में डिफिकल्ट नहीं लगेगी। नेम रिएक्शंस हमें सॉल्व करनी सीखनी है, मैकेनिक्स सीखनी है, बट हमें उन्हें रटना भी। ये एक फैक्ट मान के चलो। और रटने का मतलब मेरा ये नहीं है कि रोज बैठ के रट्टा लगाओ, उसका मतलब ये है कि एक नेम रिएक्शन को एटलीस्ट 50 बार लिख के देखो। और जब भी कोई नेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसमें हमें क्या करना है, हमें हर नेम रिएक्शन जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, सही है। हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे उसमें नेम रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। अल्कोहल पढ़ेंगे उसमें नेम रिएक्शंस आएंगे, एसिड पढ़ेंगे उसमें नेम रिएक्शंस आएंगे। जैसे जैसे हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे एक प्लेन कॉपी अपने पास सब लोग अलग से बनाना उसके लिए, ठीक है। हर रिएक्शन जो तुम्हारी कॉपी के चैप्टर में लिखी जाएगी वो उस पर घर जाके उस प्लेन कॉपी पे लिखो। सेम गोज टू इनके फॉर्मूलाज के लिए एक प्लेन कॉपी बनाओ फिजिकल के, जो जो तुम्हें पॉइंट कर करके छोटी छोटी चीजें कर जाती है ना। अपने नोट्स को जितना छोटा कर लोगे तुम्हारा कंपटीशन में ऊपर आना उतना सरल होता जाएगा। जो चीज तुम्हें याद हो गई उसको छोड़ दो, बट जैसे कि तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो बोहर वाले वो 7-8 क्या है फॉर्मूलाज है, ठीक है। तुम्हारे हाइड्रोजन एटम की जितनी भी फॉर्मूलाज है, या फिर तुम्हारी स्पेक्ट्रम की कौन सी रेंज कितनी रेंज में आ रही है, कौन सी रेंज किस उसमें आ रही है, कि लाइमन सीरीज कौन से वाले यूवी में आ रही है, आईआर में आ रही है, किस जोन में आ रही है, तो वो सब चीजें तुम्हारे पास एक कॉपी पे लिखी हुई होनी चाहिए कि पूरे नोट्स खोलने की जरूरत ना पड़े। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं तो हमारे पास मोलैरिटी, मोलैरिटी जो अभी हमने नहीं पढ़े हम सोल्यूशन में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मगर मोल से लेके और कंसंट्रेशन के सारे टर्म्स के फॉर्मूले एक जगह लिखो, तब तो तुम कंपटीशन में कहीं पे स्टैंड कर पाओ। और नहीं बनना तुम लोग ये सोच लो कि मैं यहाँ 6 घंटे पढ़ा लूँ या तुम 6 घंटे यहीं बैठ के पढ़ लो। अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हर सब्जेक्ट का ये फंडामेंटल है कि अगर आपको यही नहीं पता होगा हमें पढ़ना क्या क्या हो, पहले जो बताओ कितने लोगों ने नीट का सिलेबस निकाल लिया, प्रिंट आउट निकालो अपना अपना नीट का सिलेबस, समझ रहे हो। जो फर्स्ट ईयर में हो, जो इंटर में हो या पास आउट हो, हर व्यक्ति के पास नीट का सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर तुम्हें यही नहीं पता है, मैं एक कंपटीशन लड़ने जा रही हूँ, कुछ भी मैं एक युद्ध लड़ लेना हूँ और मुझे यही नहीं पता सामने वाले के पास कौन कौन से शस्त्र अस्त्र है और मैं यहाँ से भाले उठा के ले दूँ तो क्या जीत लेंगे हम? कोई भी नहीं जीत सकता। आप कितने भी स्मार्ट हो ये बंदूक चलाने में, बंदूक होगी नहीं, बाद में तो चलाओगे कहाँ से? पानी आ जाएगा, नहीं चला सकते। इसीलिए जो
फंडामेंटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, सिलेबस निकालो। सिलेबस से एक एक टॉपिक करके पढ़ो, क्योंकि नीट का आज तक का रिकॉर्ड किया है वो ऑफ सिलेबस आज तक नहीं किया। केमिस्ट्री और बायो में तो नहीं गया है। फिजिक्स में आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, वो भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, वो सिर्फ लेवल बढ़ा, सिर्फ इतना कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कार्बो केमिस्ट्री में भी सेम चीज रहा है, जहां पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, वो इंटरनली घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ रहे हो? तो सब लोग अपना अपना नीट का सिलेबस निकालो, जो फिजिक्स का हो, जो बायो का हो, जो केमिस्ट्री का। और भाई किसी के में निकालो ना निकालो, मेरे में जरूर निकालिए। और एक एक टॉपिक को उससे देखो और अपनी कॉपी से मिला मिला के पढ़ो। जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में जरूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। अभी हमारा सिलेबस थोड़ा सा धीरे चल रहा है, जिस दिन टाइम पे आ जाएगा, अगर किसी चैप्टर में मान लो मुझे 5 क्लासें मिलेंगी और चैप्टर में 4 दिन पूरा कर ले, तो एक क्लास में रिवीजन कर लेंगे बैठ कर उस चैप्टर की। तो फैक्टर्स कहाँ पे आ रहे हैं तुम्हारे सिलेक्शन के, जो रुके हुए होंगे वो सिर्फ इस पे होंगे। एक तो फिजिकल में तुम्हें क्या करनी है, 4 चैप्टर 3 चैप्टर जितने भी फिजिकल के निपटे हैं भाई, सबकी रिवीजन शुरू करो। क्वेश्चंस की बुक खरीदो, सबके सब प्रीवियस ईयर की। कुछ करो या मत करो, पीवाईक्यूज की बुक होनी चाहिए आपके सबके पास। सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, एग्जाम्पलर होनी चाहिए। और लाइन टू लाइन हर चैप्टर से अपने आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि अगर मैं एक थ्योरी चैप्टर की पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मैं उसमें से 100 क्वेश्चन अपने आप बनाऊँ। अगर चैप्टर में 100 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 50 बन रहे हैं, कुछ भी बन सकते हैं जो तुम्हारे दिमाग में। तुम अगर एक टीचर हो, पेपर बनाने बैठ रहे हो और तुमसे सिर्फ चैप्टर दे दिया गया है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना, तो जो क्वेश्चन तुम बनाओगे तुम अपने लिए वो क्वेश्चन बनाओ, फिर अपने फ्रेंड से एक्सचेंज कर लो। इस तरीके से तुम्हें एक चैप्टर से एटलीस्ट, अगर मान लो सबने 5-5 क्वेश्चन भी अलग अलग बना लिए ना, तब भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। 300, 400, 500 तक भी हो सकते हैं एक चैप्टर के, क्योंकि हर आदमी को एक क्वेश्चन का फॉर्म करने का तरीका डिफरेंट है। समझ रहे हो? अभी एक चीज बताओ, जो 4 चैप्टर्स तुम्हें पढ़ा गए, इनमें तुम लोगों को क्या लगती है, तुम लोगों के हालात कहाँ पे हैं? इनसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम लोग कितने % लोग ऐसे हो जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो? लास्ट वाले जो एग्जाम दिया था, अभी टेस्ट किसने दिया था? कितने क्वेश्चन नंबर कितने आए? नंबर्स मिले हैं? कुछ जोड़े नंबर घर जाके? आंसर की नहीं मिली है तुम लोगों को क्या? मैं आंसर की आज ग्रुप पे भेजती हूँ, अपने सब लोग नंबर जोड़ के कल से बताना कि कितने अटेम्प्ट मेरे सही हुए हैं। दूसरी एक चीज भाई, नेगेटिव मार्किंग पेपर है, अपने नेगेटिव्स पे कंट्रोल करना आज से सीखो। पेपर में तुक्का लगाने की आदत मत डालना बिल्कुल भी। हाँ, टेस्ट पेपर में तुक्का लगाने की आदत यहाँ से ही मत डालना कि मैम मुझे 75% नहीं आता था, बट 25% आता है इसलिए मैं लगा। यहाँ 4 नंबर कम आएंगे ना, वो चलेगा, मगर 4 नंबर की वो आदत तुम्हारी गलत पड़ गई और 25% वाला तुक्का लगाने की, तो वो तुम्हारा सही भी लेके जाता। कंपटीशन सिर्फ अच्छा पढ़ के नहीं निकलती, कंपटीशन में पास होने के ना बहुत ज्यादा तरीके हो। अगर आप एक नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आया बात? क्या बोला मैंने? क्या क्या बताया, क्या क्या करना है, कुछ समझ में आया? क्या पीवाईक्यूज तो लगाने हैं, पीवाईक्यूज तो सब लगा के जाओगे जितने लोग पेपर करोगे, बट पीवाईक्यूज ऐसे लगाओ ना कि अगर पीवाईक्यू में से आ रहा है तो रट्टा हुआ पीवाईक्यू, हमें ऑप्शन भी नहीं देखने हैं। एक बार पीवाईक्यू लगाने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 25-30 बार पीवाईक्यू लगाओ एक चैप्टर के, तुम्हें ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद पता होगा इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। और ऑलवेज कोशिश करो क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि जिसका तुम्हें बेसिकली लॉजिक पता हो। 0 आंसर क्यों आ रहा है ये नहीं होना चाहिए कि मैंने वॉल्यूम घटाया था इसलिए 0 आ गया था। सही है ये मत? जैसे जो चैप्टर आप कंप्लीट कर दी थी ना, उसमें से आप अपने हिसाब से जो आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 4-5 10 वो आप बना के हमें भेज देना, हम बना के प्रयास करेंगे। ठीक है।
नेट वर्क डन इज 0। नेट वर्क डन इज 0। इसमें लिखो ऑप्शन आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या एडियाबैटिक। किसमें होगा लास्ट वाली सीट? ए बी सी कौन सा है बता दो ऐसे। आइसोथर्मल में ये वाला ना। अब ये वाला क्यों होगा ये भी देख लो बेटा, हमें हालत लग नहीं रहा, तुम्हें ये भी पता है किसी। इसमें क्या होता है बेटा, डेल टी 0 होता है, इसमें डेल पी 0 होता है, इसमें डेल बी 0 होता है और इसमें डेल क्यू 0 होता है। तो अगर हमें डेल बी यहाँ 0 रखेंगे तो वर्क हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ये बदलो ऑप्शन। इन कंपैरिजन लिखो, पहले ए वाला ऑप्शन लिखो, कंपैरिजन में, एक्सपेंशन में सेम क्वेश्चन, सिर्फ ऑप्शंस बदलो। क्वेश्चन सेम लिखो, इन विच नेट वर्क डन इज 0। ऑप्शंस बदलो इसके। इन साइक्लिक प्रोसेस, ऑन कंप्रेशन, ऑन एक्सपेंशन या फिर ऑन फ्री एक्सपेंशन। कंप्रेशन, एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन और साइक्लिक। बताओ बेटा इन सब में किसमें 0 होगा? मैं सच्ची में मैं मार भी सकती हूँ अगर तुमको कैसे बदतमीजी है। अपना दिमाग लगा लो, 4 ऑप्शन है, चारों के मतलब समझ लो, अपने आप आंसर सही आ जाएगा। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, तो साइक्लिक प्रोसेस में 0 कैसे हो सकता है? पहले अपना दिमाग लगाओ भाई साहब। अगर मैं इस पाथ से यहाँ पे जाऊँ तब भी वर्क चेंज होगा, अगर मैं ऐसे यहाँ पे जाऊँगी तब भी वर्क चेंज होगा, अगर मैं बिल्कुल घूम के यहाँ से यहाँ पे जाऊँगी तब भी क्या होगा, वर्क चेंज होगा। इट मीन नॉट 0 आएगा ऑलवेज, सही है। साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ 0 होते हैं स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शन 0 नहीं होते। और वर्क क्या है हमारा, पाथ फंक्शन, तो एक ऑप्शन कर सही है। कंपैरिजन का मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, पी एक्सपेंशन, पी एक्सटर्नल हमारा पी इनिशियल से ज़्यादा है पी इंटरनल से, और बी फाइनल इज लेस देन बी इनिशियल। ये कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। हाउ इट कैन बी 0, नहीं हो सकता। सेम गोज टू एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया, 0 हो गया। फ्री एक्सपेंशन का मतलब तो यही हुआ कि मतलब मैं सिर्फ एक्सपेंड कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई भी किसी भी चीज़ की रोकथाम नहीं हो रही, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। पी एक्सटर्नल 0 हो गया, जैसे ही पी एक्सटर्नल 0 हो गया वर्क हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस वाले में तुम्हें ऑप्शन में क्या ऑप्शन लगाना था, फ्री एक्सपेंशन। चारों वो समझ में आए कि ये 0 क्यों नहीं है और कौन 0 है। अगर मैं यहीं पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुमसे पूछ लेती, अब ऑप्शन डालो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन विच
process, change in internal energy is 0. Is 0. डालो. Cyclic process, reversible process, isothermal process, या all of these. बताओ. All of these. साइक्लिक प्रोसेस में भी 0, रिवर्सिबल में भी ये पे वापस आ रहा है, दैट इज 0, और डेल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल यू होता है. इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, इसलिए ऑल ऑफ दीज आएगा. तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एक सेकंड के भी क्वेश्चन हैं अगर तुम्हारे इस चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर है, और पेपर में पूछे यही जाएंगे. बट इनके लिए तुम्हें उन चारों ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है कि वो 4 ऑप्शंस अगर मुझे 4 अलग अलग नामों से बोल रहा है तो उन 4 का मतलब क्या है, समझे. क्लास ऑफ करें आज की. हमने आज क्या क्या पढ़ लिया बस इतना बता दूं मुझे जरा जल्दी जल्दी अपने आप ही. क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा मैंने. इसके बाद क्या पढ़ा, प्रोसेसेस के सब टाइप पढ़े. अभी हमने प्रोसेस के बारे में लिखा, सही है. आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, ठीक है. उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चेंज आते हैं, कौन कौन 0 होता है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वर्क पढ़ा. वर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा था, किस किस का फंक्शन था, किस किस पे डिपेंड कर रहा था, प्रेशर. ऑलवेज ध्यान रखना अगर मुझे एक फॉर्मूला दिया हुआ है और मुझसे पूछा जाए, ऐसे मतलब पी भी दिया हुआ है और मुझसे पूछा जाए वर्क इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वाटर, समझ में आ रहा है. आगे इसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं मगर किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते. इंटरनल एनर्जी किस किस चीज, कौन कौन सी एनर्जी इससे मिलकर बन रही थी, सारी टाइप की एनर्जी जो एक सिस्टम में हो सकती है, उन सबको मिला के हम टोटल को क्या बोल रहे थे, इंटरनल एनर्जी. ये लास्ट सीट इतनी गुमशुदा क्यों है, तुम्हें समझ में नहीं आया है, या स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, तो फिर इतने गुमशुदा होकर क्यों बैठे हो. मतलब एटलीस्ट अपने एक्सप्रेशन ऐसे मत रखा करो कि तुम लोग सस्पिशियसली मुझे देख रहे हो कि मैं कुछ जो बोल रही हूँ किसी और प्लानिट की चीजें बोल रही हूँ, ऐसा मत करा कर. थोड़े मुस्कुराते हो अच्छे लगते हो. क्लास ऐसी डल नहीं होनी चाहिए, टीचर भी बोर हो जाता है.